फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ रहे होंगे। चलिए आज हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक बार डेफिनेशन देखिए, उसके बाद मैं बताऊँगी अपने वर्ड में क्या होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें लिखा है पुनर्मूल्यांकन खाता परिसंपत्तियों और देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन पर शुद्ध लाभ या हानि का निर्धारण करने के लिए बनाया जाता है और इसमें उन सभी मदों को शामिल किया जाता है जो पुस्तक में दर्ज नहीं है। यहाँ पे नहीं लिखा था, थोड़ा फैल गया है स्केच, ठीक है, तो ऐसा हो गया, ठीक है, नहीं दर्ज है, यानी कि आपके बैलेंस शीट में वो चीज़ें नहीं दी गई होंगी और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, जिसे हम एज अ एडजस्टमेंट कहते हैं, यानी कि समायोजना कहते हैं। अब हमारे वर्ड में भी समझ लीजिए, तो किताब की भाषा है। अब हमारे वर्ड में समझिए कि रीवैल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है। अगर कोई भी एसेट्स है, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, फर्म में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, तो भाई पहले तो दो लोग थे, लेकिन अब आप एक नया पर्सन को बुला रहे हो, ठीक है। तो जब कोई तीसरा पर्सन आएगा, मान लीजिए पहले से आपने सारी संपत्तियां आपकी 10,000 की थी और आपके लाइबिलिटी बहुत बन रहे थे, तो 7,000 ही बन रहे थे, ठीक है, टोटल लाइबिलिटी। लेकिन कोई तीसरा पर्सन आप बुला लिए, भाई तीसरा पर्सन आएगा तो भाई उसको भी प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, तो आप बोलेंगे कि ठीक है, तो मैं प्रॉफिट में हिस्सा दूंगा, लेकिन जैसे हमने कैपिटल लगाया, हमारी संपत्तियां 10,000 की हैं, तुम्हारी भी कुछ संपत्तियां होनी चाहिए, तुम्हें भी कुछ पैसे लेके आना है। तो मान लीजिए सी जो है वो 5,000 लेके आते हैं, तो आपकी टोटल संपत्तियां कितनी हो गई? 15,000 हो गई। तो 15,000 तो हो गए आपके, और इनकी भी कुछ लाइबिलिटी होंगी, भाई ये भी बढ़ेंगी घटेंगी, है कि नहीं। मान लीजिए आ रहे हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ लाइबिलिटी इनकी भी हो, जो इनको पे करना हो, चाहे आपको चाहे फॉर्म को, तो इनकी वजह से भी लाइबिलिटी बढ़ सकती है। तो इन सारी चीज़ों को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जो चीज़ें बढ़ और घट रही हैं, ये हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। किसमें? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यानी कि इनकी वजह से जो कैपिटल में बढ़ोतरी हुई, जो हमारे एसेट्स में, मान लीजिए इनकी भी कुछ एसेट्स होगी, इसमें इनके द्वारा पैसे लगा रहे हैं, इनके द्वारा जो भी संपत्ति खरीदी जाएगी फॉर्म के लिए, तो इनकी वजह से संपत्ति में भी वृद्धि हुई। तो संपत्ति में कितनी रुपए की वृद्धि हो रही है, कितने की कमी आ रही है, इन सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और इसी को कहते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। यानी रीवैल्यू करना, यानी कि किसी चीज़ का फिर से वैल्यू डिसाइड करना है। फिर से वैल्यू डिसाइड करना ही क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है। आई होप आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया होगा। चलिए फॉर्मेट समझ लेते हैं, फटाफट फॉर्मेट समझते हैं। फॉर्मेट समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो डेबिट साइड होता है, हमेशा इस साइड हम, अगर हमारे एसेट्स में कमी आ रही है या फिर हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, अगर एसेट्स में कमी आती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे, देखिए, अगर एसेट्स में कमी आ रही है तो डेबिट करेंगे, ठीक है, और अगर हमारी लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो भी हम डेबिट करेंगे। इसी का अपोजिट हो जाएगा, अगर एसेट्स हमारा बढ़ रहा है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी घट रही है तो डेबिट, ठीक है। बस इतना समझिए, और एक बार मैं पढ़ देती हूँ क्या क्या चीज़ें लिखा है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि एसेट्स में कमी आएगी तो कहाँ होगा? डेबिट साइड। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर इंक्रीज मतलब कि लाइबिलिटी आपकी बढ़ेगी तो भी क्या होगा? डेबिट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर मान लीजिए कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो छूट गई है, तो जो छूट गई है उससे भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर जो भी चीज़ें आएंगी और उसको एज अ प्रॉफिट दिखाएंगे माइनस करने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रेडिट साइड, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि एसेट्स जब बढ़ेगा तो डेबिट क्रेडिट करेंगे। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी घटेगी तो क्रेडिट करेंगे। अनरिकॉर्डेड
एसेट जब छूट जाता है उसको रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि आपकी संपत्ति बढ़ जाएगी, तो वो भी क्या होगी, डेबिट क्रेडिट होगी। अब अगर क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को घटाते हैं तो प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को घटाते हैं तो लॉस होगा। तो लॉस क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और प्रॉफिट डेबिट साइड में। ओके, ये क्वेश्चन है कि साझेदारों का 31 दिसंबर 2018 का आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित है, यानी कि बैलेंस शीट बनाया गया है पहले का, जिसमें बिल्स पेएबल दिया है, क्रेडिटर दिया है, कैपिटल दिया है, और कैपिटल 3 लोगों का है, आंसू, नीरज और विवेक। कैश दिया है, डेटर्स दिए हैं, स्टॉक दिया गया है, फर्नीचर दिया गया है, बिल्डिंग दिया गया है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं बैलेंस शीट में। अब आपको क्या करना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो हम यहाँ पे देखिए लिखा है, आंसू, नीरज एवं विवेक लाभ हानि समान अनुपात में बांटते हैं। 31 दिसंबर 2018 को उन्होंने सुनील को निम्न शर्तों पे, कौन आ रहा है, सुनील आ रहा है, नए साझेदार पर साझेदार बनाने का निर्णय लेते हैं। सुनील ख्याति के लिए गुडविल इनका कितना है, 9,000, और कैपिटल 15,000। ये चीज़ें, ये गुडविल और कैपिटल रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाता है। ख्याति की आधी राशि पुराने साझेदार द्वारा निकाली गई है, ये भी गुडविल अकाउंट से रिलेट करता है, ये भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। ये दोनों आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, ठीक है, यहाँ वहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा इसका। रहतिया तथा फर्नीचर, अब रहतिया और फर्नीचर क्या आपका एसेट्स है, और इसमें 10% की कमी की जा रही है। तो जब भी कमी की जाएगी तो क्या, यानी कि एसेट्स में कमी हो रहा है, तो किस साइड होगा, डेबिट साइड, ठीक है। और उसके बाद है, देनदारों के संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से संचिति किया जाना है, और मतलब कि 5% से आपकी जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पे भवन का पुनर्मूल्यांकन रुपये 27,000 किया गया। आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपका दूसरा अमाउंट दिया था और यहाँ पे 27,000 किया गया है, वहाँ पे इससे कम है, तो यानी कि ये बढ़ाया गया है। अब कितना बढ़ाया गया है वो अभी हम देख के बताएंगे, ठीक है। देखिए, अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, जिसमें स्टॉक लिखा है कि स्टॉक में कमी, अगर हम 10% निकालते हैं स्टॉक का, दिया गया है 11,400, इसका 10% तो 1,140 होगा। फर्नीचर का 10% 2,400 दिया है, 10% निकालेंगे तो 240 होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 540 कैसे आया है, और डेटर्स, ये हमेशा डेटर्स पे निकलता है, किस पे निकलता है, डेटर्स पे निकलेगा। डेटर्स की वैल्यू दी गई है 10,800। अब 10,800 का 5% निकालेंगे तो 540 आ जाएगा। ओके, अब इधर कुछ नहीं करना है, अब इधर आ जाइए। बिल्डिंग 27,000 दिया है हमारे एडजस्टमेंट में, और हमारे बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू दी गई है 19,500। तो बैलेंस शीट में कम है जबकि एडजस्टमेंट में ज़्यादा हो गया, यानी कि आपकी एसेट्स क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो कितने से बढ़ी है, 7,500 से। ये हमारा किस साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। अब आपको देखना है किस साइड का अमाउंट ज़्यादा है, तो हमारे देखने पे तो लग रहा है कि क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा, इसलिए हमने टोटल में वही लिख दिया है कि 7,500 इधर भी, 7,500 इधर भी। जिधर का अमाउंट ज़्यादा होगा वही अमाउंट डेबिट में भी रहेगा, वही अमाउंट क्रेडिट में, टोटल में बता रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जिधर का अमाउंट कम है उनको ऐड करना है, और जिधर का ज़्यादा है उसमें से माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे, यहाँ पर अच्छे से नहीं लिखा गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 5,580 रुपये, यानी कि 5,580, ये आपका प्रॉफिट आया है, क्योंकि डेबिट साइड आया है तो प्रॉफिट होगा। पहले फॉर्मेट में बताया था कि डेबिट साइड प्रॉफिट लिखते हैं और क्रेडिट साइड लॉस लिखते हैं। तो 5,580 क्या है हमारा प्रॉफिट है। इसको हमें तीनों में बांटना, जो पहले के साझेदार हैं उनको देना है, न कि जो नया है उनको। तो कोई रेशियो नहीं दिया गया था, इसलिए हम इनको बराबर बराबर बांटेंगे। तो 5,580 को जब 3 भागों में बांटेंगे तो 1,860 एक लोगों का आएगा, 1,860 एक लोगों का आएगा, और 1,860 एक लोगों का आएगा। आप तीनों को ऐड करिएगा, देखिएगा 5,580 आएगा। आई होप आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया होगा। आगे के प्रोसीजर जो है आप हो सके तो बनाइएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि मैंने फॉर्मेट पहले बता दिया था। बैलेंस शीट आई होप आप लोग 11th में बनाए होंगे, नहीं भी बनाए होंगे तो चलिए हम किसी अदर क्वेश्चन पे कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।